अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे चैप्टर का जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। इससे पहले जो हम लेक्चर को स्टार्ट करें, जो भी मैंने पहले 2 लेक्चर्स अपलोड करे हैं वो आप पहले देख लीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के साथ। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी और फिर हम इसे थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे कि मेंडल वाल्स वर्कड with and crossed pea plant that differ in two character as seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and that one with had seed of green color winkle shape। बोले जो मेंडल ने काम किया, क्रॉस करवाया पी प्लांट्स के दरमियान जो 2 करेक्टर्स में डिफर करते थे। यानी जब हम पहले एक करेक्टर को रखते थे, एक करेक्टर जो था उसमें क्या होती थी, 2 ट्रेड्स होती थी, क्या ट्रेड्स हुआ करती थी और एक जीन हुआ करता था, एक जीन हुआ करता था। अब हम क्या बोलेंगे, 2 करेक्टर से हमारे यानी उसमें 4 ट्रेड्स होंगे और 2 जीन्स होंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंडल ने क्या क्या लिया था, 2 करेक्टर। एक करेक्टर क्या था, येलो कलर, एक येलो कलर और राउंड शेप, येलो राउंड शेप। दूसरा क्या लिया था उसने, ग्रीन कलर और पिंक कलर शेप। ये लिए थे उसने 2 कैरेक्टर्स। मेंडल फाउंड दैट seeds resulting from crossing of the parents had yellow colored round shaped seeds। जब हमने पेरेंट्स को क्रॉस करवाया तो मेंडल को क्या दिखा कि जो F1 जनरेशन है उसमें येलो कलर्ड और राउंड शेप के सीड्स मिले, प्रोजेनी 1 या F1 मिले। Here can you tell which of the characters in the pairs of yellow or green and round and wrinkle shape was dominant। वो क्या आपको पता है इनमें से 2 कैरेक्टर में कौन सा डोमिनेंट है? इसमें राउंड डोमिनेंट है और इसमें ग्रीन डोमिनेंट है। जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स क्या दिख रहा होगा, जब हमने पेरेंट्स को क्रॉस करवाया यानी पेरेंट्स को राउंड और येलो, विंकल्ड और ग्रीन, ये मेल जनरेशन है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है पार्टनर। और इन्होंने जब गीमेट्स बनाए, इसने येलो राउंड और येलो एक एक गीमेट अपना अलील दिया गीमेट में, इसने भी विंकल्ड और ग्रीन दिया एक एक अलील गीमेट। ये दोनों गीमेट्स जब क्रॉस हुए तो हमें F1 जनरेशन येलो और राउंड मिली। और जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग से पहले जो ये हैं राउंड और येलो, इनके गीमेट्स बने। 4 टाइप के गीमेट्स मिले हमें, मेल और फीमेल पार्टनर के दोनों के 4 गीमेट्स में। और जब इनकी क्रॉसिंग हुई, F2 जनरेशन मिली, उसमें हमें ये रेशियो मिला, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला हमें, जो 9 बच्चे जो थे, 9 सीड जो थे वो राउंड और येलो थे, राउंड और ग्रीन 3 थे, विंकलर और येलो 3 थे और विंकलर और ग्रीन 1 था। हमें ये फिनोटिपिक रेशियो मिला। अभी मैं आपको जो थ्योरी पढ़ के बता रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, दस येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड वाज शेप डोमिनेंट ओवर विंक कलर। These results were identical to those he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plants and between round and winkle seeded plant। बोले जब हमने ये डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, अगर हम इन्हीं का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते, यानी जब हम किसका येलो कलर जो है, येलो कलर और ग्रीन कलर जो है, येलो और ग्रीन जो है, इनका मानो हाइब्रिड क्रॉस करवाते और किसका राउंड और विंक कलर का मानो हाइब्रिड क्रॉस करवाते, हमें सेम रिजल्ट मिलता। जैसे हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिला, वैसे हमें मानो हाइब्रिड क्रॉस में, जैसे मानो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता हमें वो 3:1 मिलता, इसमें भी 3:1 मिलता। और जब इनका आप 3:1 को क्रॉस कराओगे मल्टीप्लिकेशन, वो क्या रेशियो मिलेगा हमें, वो रेशियो मिलेगा 9:3:3:1, जो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिल रहा है। ऐसे हमें अगर हम अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हमें भी यही रेशियो मिलता। लेट एज द जीनोटिपिक सिंबल कैपिटल Y फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल y फॉर रिसेसिव ग्रीन कलर। बोल रहे हैं हम यहाँ पे जीनोटिपिक सिंबल्स कैपिटल Y येलो कलर के लिए डोमिनेट कर रहे हैं और जो स्मॉल y है वो रिसेसिव के लिए हम बता रहे हैं। फॉर राउंड शेप के लिए हम जो है राउंड शेप के लिए कैपिटल R और जो विंग कलर शेप के लिए स्मॉल r हम सिंबल दे रहे हैं। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन देन बी रिटन एज, जो जीनोटाइप्स होंगे पेरेंट्स के, जो जीनोटाइप्स होंगे वो ये होगा, पेरेंट जो डोमिनेंट पेरेंट है येलो, राउंड और येलो और विंग कलर और ग्रीन। दे क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन। फिर जो अभी मैंने आपको एक क्रॉस बताया, F1 बना फिर F2, ये क्रॉस हमें बता रही है इस फिगर में, शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। द गीमेट फिर बने राउंड और येलो
राउंड विंकलर और ग्रीन यूनाइट एंड फर्टिलाइजेशन ताकि ये F1 हाइब्रिड बने, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल y, ये हमें F1 जनरेशन में। और जब मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन की F1 प्लांट्स की, उसने क्या देखा कि 4 में से 3 जो F2 प्लांट्स हैं वो येलो सीडेड हैं और एक ग्रीन। जब हम कैसे मानो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, जब हम मानो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे ऐसे तो हमें क्या लगेगा, हमें 4 मिलेंगे, 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे और 4 कॉम्बिनेशन में 3 हमें जो थे वो हमें प्लांट्स येलो मिलेंगे, येलो सीड्स वाले मिलेंगे और एक जो होगा वो ग्रीन कलर मिलेगा। जब मानो हाइब्रिड क्रॉस एक अलग अलग करवाएंगे, द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन 3:1 रेशियो। राउंड एंड विंकल के साथ भी जब हम ऐसे ही करेंगे वो भी सेग्रीगेट होंगे 3:1 रेशियो में, जस्ट लाइक एज मानो हाइब्रिड क्रॉस में। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मीनिंग है इसका क्या मतलब है। असॉर्टमेंट तो होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस होना, उसे कहते हैं असॉर्टमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब मैं पहले इसकी आपको ओवरव्यू देती हूँ। बोल रहे हैं जब हम किसी दो जीन्स के दरमियान, जब हम दो जीन्स के बारे में बात करते हैं, जब हम दो जीन्स के बारे में बात करें यानी उसमें क्या होंगे, दो ट्रेड्स, इसके दो ट्रेड्स यानी 4 ट्रेड्स होंगे, 4 ट्रेड्स होंगे, है ना। इसी का एग्जाम्पल, ऊपर वाले का एग्जाम्पल मैं अगर लूँ, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y, जब ये अलग होंगे, गीमेट्स फॉर्म करेंगे, तो कैसे फॉर्म करेंगे। जो कैपिटल R है ये स्मॉल r ऐसे देगा अपना अपना अलील गीमेट में, ये कैपिटल Y और स्मॉल y ऐसे देगा। जो इन दोनों का अलग होना होगा, सेग्रीगेशन होगा, वो इन दोनों के इंडिपेंडेंट होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों अपने में एक्सप्रेस होंगे, ये दोनों अपने में एक्सप्रेस है, इनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस पर ही दिया जाता है। In the dihybrid cross, the phenotypes round yellow, winklered yellow, round green, winklered green appeared in the ratio of 9:3:3:1 ratio. Such a ratio was observed for several pairs of characters at Mendel's theory. जब dihybrid cross हमने अभी किया, जो phenotypic ratio हमें मिला 9:3:3:1 रेशियो का, ये हमें बहुत से पेयर्स के मिले जब मेंडल ने स्टडी की सेवरल ट्रेड्स पर। द रेशियो, जो ये रेशियो है, कैन बी डिराइव एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड एंड 1 ग्रीन। जो रेशियो में हम इसको कंबाइन करें, डिराइव कर सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं, मैं आपको नीचे बताती हूँ, हम लिख सकते हैं, हम इसको डिराइव कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज से। जब हम 3 येलो को एक ग्रीन विथ 3 राउंड को एक विंकलेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये डिराइवेशन ऐसे मिलेगी। जब हम इन ऐसे जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, हमें 9 राउंड येलो, 3 विंकलेट येलो, 3 राउंड ग्रीन और 1 विंकलेट ग्रीन मिलेगा। Based upon such observations on dihybrid cross between plants differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. The law that states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. जो मैंने अभी बताया, जब dihybrid cross किया गया तो मेंडल ने दूसरे सेट ऑफ जनरलाइजेशन बताए, जिसमें बोला जा रहा था जब हम 2 पेयर्स ट्रेड्स को कंबाइन करते हैं एक हाइब्रिड में, जो सेग्रीगेशन होता है एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का, वो इंडिपेंडेंटली होगा, दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation. Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the 2 pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollens in the F1। जब हमने Punnett square बनाया उसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली कैसे सेग्रीगेट होते हैं 2 पेयर्स ऑफ जीन्स जब मियोसिस होती है, जब मियोसिस होते हैं, गीमेट्स बनते हैं एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोलन्स इन F1 generation plants। पर consider the segregation of one pair of genes capital R and small r. 50% of the gametes having the gene capital R and other the 50% having small r। जब हम देखेंगे कि जब जीन सेग्रीगेट होते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर जब सेग्रीगेट होंगे तो 15%, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे से अलग होंगे तो 50% इसके चांसेस होंगे और 50% इसके चांसेस होंगे सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होने के 50% चांसेस होंगे। और फिर क्या बोलते हैं, नाउ बिसाइड्स ईच गीमेट हैविंग द ईदर आर एंड स्मॉल आर। बोल रहे हर एक गीमेट में या तो कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा। इट शुड आल्सो हैव अलील कैपिटल वाई आर स्मॉल। और
जो गीमेट में कैपिटल आर और स्मॉल आर है उस गीमेट में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी हो सकता है, उसकी भी 50-50% चांसेस है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड रिमेंबर हियर इज दैट द सेग्रीगेशन ऑफ द 50% कैपिटल आर and capital R and 50% small r is independent from the segregation of 50% capital Y and 50% small। जो बोल रहे हैं जो कैपिटल R और स्मॉल r का सेग्रीगेशन है वो कैपिटल Y स्मॉल y के सेग्रीगेशन से अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। Therefore, 50% of the small r bearing gametes have capital Y and 50% have small। बोल रहे हैं जो भी गीमेट है जिसमें अलील स्मॉल r है उसमें 50% है वो इसके साथ कैपिटल Y अलील हो सकता है या स्मॉल y अलील हो सकता है। वैसे ही कैपिटल R जो है उसके साथ भी 50% चांसेस होंगे कि वो कैपिटल Y के साथ हो या स्मॉल y के साथ हो। Similarly, the 50% of the capital R bearing gametes has capital Y and the other has 50% small y। Thus there are 4 genotypes यानी 4 genotypes बनते हैं gametes के, 4 types of pollens and 4 types of eggs। जो हमने Punnett square में देखा, हमने टॉप कॉलम और लेफ्ट रो में हमने देखा कि मेल और फीमेल्स के 4 gametes बनते हैं इन F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। द 4 टाइप्स, वो कौन से 4 टाइप्स है, वो ये 4 टाइप्स के गीमेट्स हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 25% होगी या 1/4 था, तो टोटल जो गीमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं। व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड पोलन ऑन द 2 साइड्स ऑफ Punnett square, इट इज वेरी इजी टू डिराइव द कंपोजिशन ऑफ द zygote दैट गिव राइज टू F2। जब हम Punnett square में रखेंगे हमें F2 जनरेशन इजीली मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखें बोल रहा है कि यहाँ पे 16 स्केल्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स कितने होंगे। जो जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं F2 में वो 9 होते हैं और जो हमें फिनोटाइप्स मिलते हैं वो 4 होते हैं, यानी जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस वो 4 होती है और जब हम जेनेटिकली देखते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। और हमें जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो हमें 9:3:3:1 मिलता है। जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा था हमें जो फिनोटिपिक रेशियो हमें 9:3:1 रेशियो मिला था। अब हम पढ़ेंगे आगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बोल रहे थे, मेंडल बोल रहे थे कि जब उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसे पब्लिश करवाई 1865 में, पर वो अनरिकग्नाइज रही 1900 तक। क्यों, इसके कुछ रीजंस हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्टली जो कम्युनिकेशन थी वो उस दौरान ईजी नहीं थी जैसे कि आज है और कुड नॉट बी वाइडली पब्लिशड। सेकेंडली क्या था, जो उसका कंसेप्ट था जीन्स का या फैक्टर्स था वो बोलते हैं स्टेबल है, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जो कि कंट्रोल करवाते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट के ऑफ द पेयर ऑफ अलील्स जो कि ब्लेंड नहीं होते एक दूसरे के साथ। पर उन दोनों के जो लोग थे वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसकी एक्सप्लेनेशन फॉर अपेरेंटली जो कंटिन्यूस वेरिएशन हमें दिखती है जनरेशन में वो इसको एज एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और थर्डली क्या था, जो मेंडल का अप्रोच था मैथमेटिक्स बायोलॉजिकल फिनोमिना को सॉल्व करने में वो उन दोनों अनएक्सेप्टेबल था बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के लिए। फाइनली मेंडल फाइनल की जो वर्क थी उसने जो काम किया था सजेस्टेड फैक्टर्स वाई डिस्क्रीट यूनिट्स वो, पर उनका जो वो उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, वो नहीं बता पाएंगे फैक्टर्स किससे बने हुए होते हैं। फिर 1900 में 3 साइंटिस्ट्स आए, डिवेरीज, कोरेंस एंड शमार। उन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ऑल्सो बाय दिस टाइम एडवांसमेंट आई थी माइक्रोस्कोप की जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे सेल डिवीजन। This lead to the discovery of the structure of nucleus। इसकी वजह से न्यूक्लियस जिसका हुआ उसमें डबल स्ट्रक्चर देखा जो कि डिवाइड होता था, एक डबल होता और डिवाइड होता था ड्यूरिंग जब सेल डिवाइड होती थी। These were called क्रोमोसोम, उनको क्रोमोसोम बोला। क्रोमोसोम मैंने कलर्ड बार्ली क्योंकि वो दिखती थी तभी जब उसको स्टेन किया जाता था। 1902 में क्रोमोसोमल मोमेंट को जब पढ़ा गया मियोसिस के दौरान तब वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने देखा कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम्स का वो पैरेलल था बिहेवियर ऑफ जीन्स के। यूज्ड क्रोमोसोमल मोमेंट एंड उन्होंने यूज किया क्रोमोसोमल मोमेंट को देखकर उनको ये लगा नहीं, उन्हें देखा कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है और जीन्स का बिहेवियर है वो पैरेलल है। तो उन्होंने फिर यूज किया क्रोमोसोमल मोमेंट ताकि जो मेंडल्स के लॉ है उनको एक्सप्लेन कर पाए। रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। जब हम माइटोसिस के एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं तब हमने देखा था क्रोमोसोम का बिहेवियर इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस के दौरान रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स जो है वो पेयर्स में आकर करते हैं। द 2 अलील्स हैं, एक जीन है जिसके 2 अलील्स हैं
जिसके 2 अलील्स हैं वो लोकेटेड होते हैं होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी अगर कोई क्रोमोसोम है लेट दीजिए क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम है, ये डीएनए इनमें यहाँ पे और यहाँ पे ये कैपिटल ए और कैपिटल ए ये एक जीन के अलील्स है। ये होमोलोगस साइट है और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। और ये दिया है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस, उसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ। जो ये G1 फेज है, G1 फेज में ये एक क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड है, फिर ये S में गया होगा, फिर S में क्या होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और फिर G2 में हुआ। G2 में हमने देखा कि एक क्रोमोसोम के फिर 2 क्रोमेटिड्स आए। फिर मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में जब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग हुए, और जब ये मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में आए तब हमने देखा कि ये क्रोमेटिड्स जो अलग हो रहे हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है। फिर इसी तरह हमें 4 जर्म सेल्स मिलते हैं। यहाँ पे दिया है ये कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन। ये क्रोमोसोम्स हैं, ए वाला क्रोमोसोम है और ये जीन है। यहाँ पे क्या दिया है कि क्रोमोसोम पेयर्स में आते हैं और जीन्स भी पेयर्स में होते हैं। यस, जो ये क्रोमोसोम्स है वो सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से जब गीमेट फॉर्मेशन होती है और एक गीमेट में एक ही पेयर जाता है। वन ऑफ ईच पेयर में एक ही क्रोमोसोम जाता है। वैसे ही जीन में पता है सेग्रीगेट एट गीमेट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गीमेट। और अगर एक गीमेट एक जीन है उसके 2 अलील से और एक ही अलील एक गीमेट में जाता है। क्रोमोसोम में क्या दिया है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर 2 क्रोमोसोम्स है, ये 2 क्रोमोसोम्स है और ये भी 2 क्रोमोसोम्स है, जब ये सेग्रीगेट होंगे और ये सेग्रीगेट होंगे, ये सेग्रीगेट इसके सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होंगे। वैसे ही जब जीन का सेग्रीगेशन होता है, अगर कोई जीन है कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसके जो सेग्रीगेशन होगा वो इन दोनों के आपस में इंडिपेंडेंट होगा। ओके, फिर यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी 2 दी हुई है ताकि हम जो मैंने पहले आपको बताया था कि क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में क्या होता है, जर्म सेल्स कैसे बनते हैं। यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी रखी है, फिर यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी रखी है। यानी जब लास्ट में अलग अलग हमें जर्म सेल्स मिलेंगे, इसमें अलग वाली मिलेंगी, इसमें अलग वाली मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम्स का। फिर क्या हुआ, सटन और बोवेरी जब आर्ग्यू कर रहे थे दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दैट के बोल रहे थे अगर जब क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, पेयर कर रहे हैं, उस वक्त ही जो पेयर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, अलील्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ पेयर हो रहे हैं या सेग्रीगेट हो रहे हैं। सटन फिर क्या किया, उसने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडल्स प्रिंसिपल्स को यूनाइट करके अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दी। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी बाय थॉमसन एट मॉर्गन जो थे उन्होंने फिर दी जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन थी उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके कोलीग्स ने उन्होंने क्या किया, दे लीड टू द डिस्कवरी द बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्होंने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिस है, वेरिएशन जो बेसिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसकी डिस्कवरी हुई। मॉर्गन ने वर्क किया एक फ्रूट फ्लाई, टाइनी फ्रूट फ्लाई जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडीज। उन्होंने इस ड्रोसोफिला पे काम किया क्योंकि वो सूटेबल थी इनके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए। क्यों किया, क्योंकि ये सिंपली सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो होती थी लेबोरेटरी में। इनका जो लाइफ साइकिल था वो 2 वीक्स का था। सिंगल मीटिंग पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस करती थी, और यहाँ पे कलर डिफरेंशिएशन होता था मेल्स और फीमेल्स में। आल्सो हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन, उनमें हेरिडिटिकल वेरिएशंस भी होते थे जिसकी वजह से हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते थे। और यहाँ पे भी इमेज में दिया हुआ है, जो मेल था वो छोटा था और जो फीमेल थी वो बड़ी थी। अब पढ़ेंगे हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। लिंकेज क्या है, जब हम लेट सपोज मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं और इनमें ये डीएनए है, और इन पे ये 2 जीन्स पड़े हैं, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, ये 2 जीन्स है। जब ये 2 अलग होंगे, मतलब जो गीमेट फॉर्मेशन में आएंगे, ये क्या बनाएंगे, गीमेट में एक जाएगा, है ना, एक जाएगा, एक जीन का एक अलील जाएगा गीमेट फॉर्मेशन में।
हुआ ना। और क्या गीमेट्स बन सकते हैं? गीमेट्स फॉर्मेशन में क्या बन सकते हैं? या तो ये दो गीमेट्स बने या ये दो गीमेट्स बने। और क्या बन सकते हैं? या ये वाला अलील इधर आ सकता है और ये वाला इधर आ सकता है। ये कब हो सकता है? पर जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, जब लिंकेज ना हो, इनकम्प्लीट लिंकेज ना हो, इनकम्प्लीट लिंकेज हो, तब ये क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं और हमें अलग गीमेट्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या गीमेट मिल सकता है? कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल भी मिल सकता है, हमें स्मॉल ए कैपिटल बी मिल सकता है, ये वाले गीमेट्स भी मिल सकते हैं। पर ये तभी पॉसिबल जब इनकम्प्लीट लिंकेज हो और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस हो। पर लिंकेज जब होता है, लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज का ये मतलब है, अगर क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है ए और बी, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और इसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ गीमेट्स नहीं बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते और जो पेरेंटल टाइप्स हैं, पेरेंटल टाइप की जनरेशन मिलेगी और रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलेगी। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे। Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. Morgan जो था उसने बहुत सारे dihybrid crosses करे ड्रोसोफिला पे, किस जीन पे? जो sex-linked थे। The crosses were similar to dihybrid crosses carried out by Mendel in peas. वो crosses similar थे जो कि डायहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल ने करवाए थे पीस में। फॉर एग्जांपल मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडी वाली वाइट आइड वाली फीमेल को विथ ब्राउन बॉडी वाले या रेड आइड मेल के साथ एंड इंटरक्रॉसेड देयर F1 प्रोजन, और जब F1 प्रोजनी निकली उसका भी इंटरक्रॉस करवाया। He observed that the two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio diverted very significantly from the 9:3:3:1 ratio. उसने देखा कि F2 रेशियो जो था वो 9:3:1 नहीं था, जो दो जीन्स थे वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे इंडिपेंडेंटली, एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स वर इंडिपेंडेंट, जब हम एक्सपेक्ट करते थे जब दो जीन्स इंडिपेंडेंट होते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिया गया होगा, जो पेरेंटल जो एक थी फीमेल थी ये और ये मेल थी। फीमेल क्या थी? येलो बॉडी वाले वाइट आइड, और मेल था रेड आइड और ब्राउन बॉडी, और ये वाला डोमिनेंट था और डोमिनेंट को ही वाइल्ड टाइप कहते हैं। जब इनके F1 हमें मिली, F1 जनरेशन मिली, यहाँ पे हमें फीमेल डोमिनेंट मिली और जो मेल था वो येलो और वाइट बॉडी मिला। मेल में कैसे हम देखते हैं कि जिसको मेल का क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम थोड़ा टिल्ट होता है। यहाँ पे हमने देखा जो ये गीमेट्स F1 जनरेशन से गीमेट्स जो बने वो इस चार टाइप के गीमेट्स बने, ऐसे टाइप के गीमेट्स पहले हमें। और जब हमने F2 जनरेशन देखी, वो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला कि 98.5% जो बच्चे थे, प्रोजनी थे, वो पेरेंटल थे और रिकॉम्बिनेंट्स 1.3% थे। यानी यहाँ पे थोड़ा लिंकेज जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि जो हम दूसरे केस देखेंगे यहाँ पे जो पेरेंट टाइप है वो 62% है और रिकॉम्बिनेंट्स 37% है। यानी जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे लिंकेज कम होगी, वहाँ पे जो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बने। थ्योरी में क्या लिखा है? मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लिंक लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। उनको पता था कि जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम पर ही है एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोजिशन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। बोला कि जब दो जीनस एक डायहाइब्रिड क्रॉस में सिचुएटेड होंगे सेम क्रोमोसोम पे, जो प्रोपोर्शन होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe the physical association of genes on chromosome and the term recombinant to describe the generations of non-parental gene combination। उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया? जो फिजिकल एसोसिएशन था दो जीन्स के दरमियान, उसने बोला ये एक लिंकेज होती है, फिजिकल एसोसिएशन होती है दो क्रोमोसोम्स के जीन्स के दरमियान एक सेम क्रोमोसोम पर, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स जो टर्म थी रिकॉम्बिनेशन वो डिस्क्राइब हुई और जिसकी वजह से नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड।
showed very low recombination. मॉर्गन और उसके ग्रुप ने देखा कि जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, उन्हें देखा कि दो जीन जब बहुत करीब होते हैं तो वहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम दिखती है, जैसे कि केस 1 में हमने देखा. वाइल अदरवाइज लूज लिंकेज, जब लूज लिंकेड है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उसमें 36% थी. फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो वायर वेरी टाइट लिंकेड एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन. उन्हें देखा कि जो जीन्स थे वाइट आई कलर और येलो बॉडी कलर वो बहुत ही करीब थे, उनने 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन शो की, और वाइट और मिनिएचर विंग्स के थे उनमें दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज 37.2% थी, क्योंकि डिस्टेंस उनमें ज़्यादा था. His स्टूडेंट, उसका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था एल्फर्ड स्टंटिवन जो था, उसने यूज़ किया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मेपर देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. क्या किया, मतलब अगर आपके पास लेट्स सपोज ये जीन है और इसमें डीएनए, और यहाँ पे और यहाँ पे एक क्रोमोसोम में एक जीन है, यहाँ पे बी जीन है, यहाँ पे सी जीन है. इसके दरमियान 5 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, इसके दरमियान 3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है. आपको क्या लगता है कि लिंकेज किन के दरमियान ज़्यादा होगी? आपको बी और सी जो जीन्स हैं इनके दरमियान ज़्यादा लिंकेज होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है. यही डिफाइन करने के लिए एल्फर्ड स्टंटिवन उसने देखा कि अगर हमें पता होगा कि अगर हमें बताया जाए कि क्रोमोसोम पर जो उसके जीन्स है उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितनी होगी, और हम मैप कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को, जीन्स को क्रोमोसोम्स पर. और इसी की वजह से हम आज दौर में जेनेटिक मैप्स बना सकते हैं, मतलब बन चुके हैं. जेनेटिक मैप्स इसी के बेस पर बन चुके हैं. ओके, are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome. और जेनेटिक मैप्स को हम बनाएं और इसी के यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी वजह से हम होल जीनोम को पढ़ सकते हैं, as was done in the case of human genome sequencing project. ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना ही है.